Hello everyone of class 12th. Now it's a next topic that is to prove the transverse nature of electromagnetic waves. हमको मैथमेटिकली प्रूव करना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है। उसके लिए हम एक क्या कंसीडर करते हैं, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंसीडर करते हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में प्रोपिगेट कर रही है और रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड को रख दिया जाता है जिसके एजेज जो हैं वो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होते हैं। एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड ये बना रखा है, देखिए ये प्रोपिगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है वेव की, और ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, इसका फ्रंट साइड ये है, और पैरेललोपाइप्ड ये दिख रहा होगा आपको। इसको इसकी जो एजेज हैं, ये वाली एज इसके पैरेलल, और आप दिख रहे होंगे ये इसके पैरेलल, और ये हाइट जो होगी उसकी वाई एक्सिस के पैरेलल, ऐसे हमने इसको रख दिया। आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो वेरी करते हैं साइनोसॉइडली, उसको बोलते हैं कि साइन फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। साइन फंक्शन ऑफ टाइम ये क्या करते हैं, एक्स और टी पर केवल डिपेंड करते हैं, टाइम पर और एक्स एक्सिस पर, क्योंकि प्रोपिगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, और वाई और जेड का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब टोटल फ्लक्स थ्रू द पैरेललोपाइप्ड मस्ट बी जीरो। पैरेललोपाइप्ड से होकर जाने वाला टोटल फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ से आप जानते हैं, कोई भी क्लोज्ड सरफेस होता है तो उसके अंदर से होकर टोटल फ्लक्स इसमें क्या होगा, जीरो। तो ई डॉट डी एस, इसको फ्लक्स बोलते हैं, ये जीरो हो जाएगा। अब इसमें 6 फेज होंगे। पैरेललोपाइप्ड के कितने फेज होते हैं, 1 2, ऊपर नीचे 4 हो गए, एक मेरी तरफ को, एक पीछे की तरफ को, 6 फेसेज हो गए। उन सभी फेसेज से, जैसे पहला फेज कौन है, ए बी सी डी, ये वाला, इसके अपोजिट कौन हुआ, ओ जी एफ ई, ये हुआ। ऊपर वाला कौन हुआ, बी सी एफ जी, नीचे वाला कौन हुआ, ए डी ई ओ, इस टाइप से। तो इस टाइप से 6 फेसेस, उन सब के नाम लिख दें। देखिए ई डॉट डी एस सब में आएगा, केवल उस फेस का नाम लिख दिया, ए बी सी डी ओ ई एफ जी, ऐसे करके 6 के 6 का नाम लिख करके उनसे होगा टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता है। तो वाई वाला फेज, वाई वाला कौन हुआ, ऊपर को और नीचे वाले हुए ना, सी बी एफ जी और नीचे ओ ए डी ई, इन दोनों फेसेस से होकर गुजरने वाला टोटल फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, इसका इन्फ्लुएंस रहेगा नहीं। ये देखिए इन दोनों का लिखा होगा मैंने, बी सी एफ जी और ओ ए डी, इनसे होकर जीरो। और जेड एक्सिस का भी नहीं होता, तो जेड वाले कौन कौन से फेज हुए, जेड वाला फेज ये हुआ, एक जो मेरी तरफ को है इधर को, यानी कि सी डी ई एफ, और एक ठीक उसके उल्टी तरफ को होगा, उसको बोलेंगे ओ ए बी जी, वो वाला। तो उन दोनों से होकर जाने वाला टोटल फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो। इन दोनों को यहाँ सेपरेटली जीरो रख दीजिए, बच गए ये 2, ये हो गए 2, ये हो गए 4 हट गए, फिर 2 ही रहे यहाँ। अब आप देखिए इन दोनों में से क्या होगा, फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस केवल अब कौन से रह गए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला रह गया, ए बी सी डी, ये वाला ए बी सी डी, और इसके अपोजिट वाला ओ जी एफ ई, इनसे होकर जाने वाला इन दोनों का सम जो है वो जीरो। मान लिया हमने, माना ये जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो फेज है इसका वेव फ्रंट ए बी सी डी, इससे होकर गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई एक्स कह दिया, और ये जो अपोजिट वाला है इसको कह दिया ई डैश एक्स, लिखा है मैंने, ठीक हो गया। तो इनका जो, अब ये जो ई एक्स होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ई डॉट डी एस क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो वेव फ्रंट है उसका उसी के साथ एंगल क्या होगा, जीरो। उसके अपोजिट वाला क्या होगा, ये प्रोपिगेशन इधर को है, वो उधर को है, वेव फ्रंट, तो 180 डिग्री का एंगल हुआ, तो ये आ जाएगा ई एक्स डी एस कॉस 0 डिग्री, ये आएगा ई डैश एक्स डी एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री -1 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये ई एक्स को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एस, यहाँ पर ई डैश एक्स बाहर, प्लस का माइनस हो गया कॉस 180 की वजह से, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब मान लेते हैं, माना इनके एरियाज जो हैं वो एस है, ये वाले का एरिया भी एस है, इस वाले का भी, तो डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा। तो ये आ गया ई एक्स इंटू एस माइनस ई डैश एक्स इंटू एस, ये आ गया, यहाँ से एस कॉमन ले लिया, ई एक्स माइनस ई डैश एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए एस जीरो नहीं हो सकता, ये इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है ना, एस इंटू ई एक्स माइनस ई डैश एक्स इक्वल टू जीरो है, एस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, पैरेललोपाइप्ड का एक फेस है, तो उसका एरिया जीरो कैसे होगा, वो तो हो नहीं सकता। तो इन दोनों में से ये जीरो हो सकता है, कौन सा, ई एक्स माइनस ई डैश एक्स इक्वल टू जीरो। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको यहाँ लाओगे तो एक कंडीशन ये बनेगी कि ये दोनों बराबर, ई एक्स इक्वल टू ई डैश एक्स। एक कंडीशन ये बन सकती है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जीरो, एक कंडीशन में और आ सकता है, जब ये दोनों खुद में भी जीरो हो, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो भी तो जीरो होता है, तो ये 2 कंडीशन बनेगी। अब आप देखिए
हमने क्या बोला था, जो पहली वाली कंडीशन है हमारी, कौन सी वाली, ई डैश, जो हमने बोला था ना कि ई एक्स इज इक्वल टू, कौन सी वाली, कौन सा वाला बोला हमने, ई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आया हमारा ये वाला, ई एक्स इज इक्वल टू ई डैश एक्स। ये अगर ऐसा होगा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट पर, यहाँ भी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा, एक समान आएगा। तो फिर ये वेव नेचर इसका होगा ही नहीं, फिर तो ये स्टैटिक नेचर हो जाएगा इसका, ठीक है कि ना। अब स्टैटिक नेचर, जो स्टैटिक फील्ड होता है वो प्रोपेगेट कर ही नहीं सकता है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि ये वेव जो है प्रोपेगेट कर रही है, तो ये कंडीशन जो है रूल्ड आउट होगी। ये आपको लिखना पड़ेगा कि दिस कंडीशन विल बी रूल्ड आउट, ये हट गई। दूसरा रह गया कि ई एक्स इक्वल टू ई डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि इस एक्स एक्सिस वाले ये जो वेव फ्रंट है ये वाला, इससे होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अपोजिट वाला है जो इससे, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो यानी कि एक्स एक्सिस से होकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। तो अब कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एक्स एक्सिस से नहीं होगा तो किससे होगा, या तो वाई एक्सिस से होगा या जेड एक्सिस से होगा। अब एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस भी, जेड तो ऐसे होगा ना, ये ऊपर को ऐसे, वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो भले ही वो वाई एक्सिस की तरफ हो या जेड एक्सिस की तरफ हो, वो 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगा ही। इसी को वेव ने, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। ट्रांसवर्स नेचर की डेफिनेशन होती है कि प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन होती है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ने। इसी प्रकार से हमको एक और चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी इसमें, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, वो भी क्या होगा, 90 डिग्री बनाते हुए सेम वे में ऐसे ही करेंगे, ऐसी इंटीग्रेशन कर करके। तो हम उसको एग्जाम में भी जब आता है तो ऐसे नहीं करते हैं, हम केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक का करते हैं। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव फ्रंट, वेव, ये हम बोलेंगे। तो इसलिए ये प्रूव होता है, हेंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ऐसे इसको बनाया जाता है। अब ध्यान से बनाएं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है।